हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हमारा जो चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 3 करेंगे। यह हमारा लास्ट पार्ट होगा स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग अपने जो सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके पहले हमने हमारे जो दोनों पार्ट्स थे वो पढ़ लिए हैं और पार्ट 2 में हम लोगों ने 16 क्वेश्चन तक देखा था। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को वो सारे जो 16 क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर होंगे। अब स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 17। ओके, सो डू यू थिंक दैट इन द लास्ट 50 years employment generated in a country is commensurate with the growth of GDP in India? How? ओके, देखो क्या बोला गया है कि जितनी ग्रोथ आपकी जीडीपी में हुई, क्या उसके अकॉर्डिंग आपकी जो कंट्री का एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट हुआ या एम्प्लॉयमेंट में भी ग्रोथ हुई? लास्ट 50 years का हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो जितना हमें मतलब जो हम लोग पढ़ चुके हैं उससे हम लोगों को ये पता है कि जीडीपी ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है वो नहीं चली थी। ठीक है, जितनी ग्रोथ हमने जीडीपी में देखी उतनी ग्रोथ हमने एम्प्लॉयमेंट में नहीं देखी थी। राइट, ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर है वो देखते हैं और इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते भी हैं। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्लाइज ग्रोथ इन जीडीपी, दैट इज ग्रोथ इन द एग्रीगेट आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या इंप्लाई कर रही है कि जो आपका जीडीपी है उसमें ग्रोथ हो। इट मीन सिंपल कि जब जीडीपी ग्रो करता है तो हम बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। ठीक है, जो जीडीपी का ग्रो करना मतलब क्या कि ग्रोथ इन एग्रीगेट आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, नाउ देखो फिर से वही कंसेप्ट आया कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी को अभी तक मैं आप लोगों को काफी बार पढ़ा चुकी हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था वो तो अलग ही है, लेकिन मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी ये जो हर टॉपिक है उसके बीच बीच में मैंने कई बार आप लोगों को जीडीपी का मतलब समझा दिया है। जीडीपी क्या है? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये होता है जीडीपी हमारा। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। ठीक है, टोटल मतलब क्या कि जो टोटल आउटपुट आ रहा है आपकी कंट्री में एक अकाउंटिंग पीरियड में, वो होता है जीडीपी। वही चीज है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है सबकी वैल्यू। ओके, और वही एग्रीगेट आउटपुट। थोड़ा सा हम टेक्निकल टर्म्स में अगर गए तो हमने एग्रीगेट आउटपुट लिख दिया विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, ये भी है कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो डोमेस्टिक आ रहा है ये बता रहा है कि हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो दो चीजें होती है, एक होता है नेशनल लेवल पे फाइंड आउट करना और एक होता है डोमेस्टिक लेवल पे फाइंड आउट करना किसी भी चीज को। ठीक है, एक डोमेस्टिक इनकम होती है, एक नेशनल इनकम होती है। राइट, सो जो डोमेस्टिक इनकम होती है वो हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या? जो फिजिकल बाउंड्रीज हमें पता है कि अच्छा ये इंडिया का मैप है, ये इतना बड़ा इंडिया है, तो ये जो इंडिया का जो आपको मैप दिख रहा है उस पर्टिकुलर आउटलाइन, वो जो बाउंड्रीज है उनके बाहर वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। और इन बाउंड्रीज के अंदर जो भी वर्क हो रहा है वो सब कुछ डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। और एक और जो कंसेप्ट आता है नेशनल इनकम वाला, वो किस पर डिपेंडेंट होता है स्टूडेंट्स? वो हम डोमेस्टिक टेरिटरी पर नहीं निकालते। जो नेशनल इनकम होती है वो रेसिडेंस के बेसिस पर फाइंड आउट की जाती है। नाउ आई डोंट थिंक कि मुझे इसमें डीप में जाना चाहिए, बिकॉज अगर मैं इसमें डीप में चली गई तो हम जो है इस टॉपिक से कहीं और निकल जाएंगे। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। ओके, अब रेसिडेंट्स वो लोग होते हैं, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ समराइज्ड वे में, रेसिडेंट्स वो लोग होते हैं जो कि जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होता है वो आपकी कंट्री में मतलब कि इंडिया में डिपेंडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई पर्सन है वो इंडिया से बाहर गया, ओके, फॉर एनी पर्पस जॉब करने गया, मान लेते हैं। ठीक है, जॉब करने गया है, वो वहां पर 1 साल से कम रिसाइड कर रहा है, तो वो जो है वो इंडिया का रेसिडेंट हुआ।
ठीक है। अगर हम लोग जो हैं, जैसे कि कोई एक पर्सन है, मैं ट्रेवल कर रही हूँ, मैं ट्रेवल करने गई यूएसए, तो मैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया की रेसिडेंट नहीं बची, नहीं, मैं हूँ इंडिया की रेसिडेंट, मैं ट्रेवल करने गई हूँ ना। मेरा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मतलब कि मेरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बाइंग सेलिंग वाली जो एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्शन कंजम्पशन, ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ मेरा इंडिया पे अगर डिपेंडेंट है, तो अल्टीमेटली मैं ये बोलूंगी कि मैं इंडियन रेसिडेंट हूँ, ठीक है। तो जो आपका नेशनल इनकम होता है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अकॉर्डिंग नहीं होता है, वो रेसिडेंस के अकॉर्डिंग होता है। ऐसे आपकी कंट्री में भी ऐसे लोग होंगे जो कि एट प्रेजेंट आपकी कंट्री में, लेकिन वो आपकी कंट्री के रेसिडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बाहर से फॉरेनर्स आए, तो वो जो फॉरेनर्स हैं वो हमारी कंट्री के रेसिडेंट नहीं है, वो हैं तो अभी हमारी कंट्री में, लेकिन वो रेसिडेंट नहीं है, राइट। तो इसी वे में जो नेशनल इनकम होती है वो रेसिडेंट्स के बेसिस पर फाइंड आउट की जाती है। इफ अगर कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक जो रेसिडेंट्स पढ़ाया है मैंने, ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों को जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर है उसमें सब कुछ मिलेगा। उसमें आप लोगों को हर एक जो ये कंसेप्ट है उसके अलग अलग पर्टिकुलरली एक एक वीडियो मिलेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स क्या होते हैं, उनका डिस्टिंग्विश कैसे किया जाता है, ये सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पर अगर कंफ्यूज हो गए तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या इंप्लाई कर रही है, ग्रोथ ऑफ जीडीपी। The increased output level is achieved by generating more employment opportunities and through employing better technology. During the recent past, India has witnessed jobless economic growth that raised the aggregate output level without the proportionate rise in the employment opportunities and consequently unemployment continued to exist, ठीक है। एक कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स इस चैप्टर में, जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ का, राइट। ये जो जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ था, ये मैंने आप लोगों को बोला था कि इसे आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। रीजन ये ऐसे जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ आया, यहाँ पर पूछा कहीं नहीं गया, लेकिन हमने उसे यूज कर दिया हमारे आंसर में। इससे क्या हुआ, एक इम्पैक्ट अच्छा हुआ, राइट। जो हमारा एग्जामिनर है, जो चेक करेगा इन्हें, वो उनके माइंड में एक हमने अच्छा एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट की कि हम काफी अच्छे से इसे डिफाइन कर रहे हैं, हमने ये टर्म भी यूज किया है, हम क्या बताना चाह रहे हैं वो हमने अच्छे से बताया, ठीक है। तो देखो जो आपकी कंट्री का जीडीपी है वो तो ग्रो कर रहा था। अब जीडीपी की ग्रोथ, इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं आपको बोल रही है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी ग्रो करेगा। अब वो ग्रो क्यों करेगा स्टूडेंट्स, देखो जीडीपी क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, राइट। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जब ये इनका आउटपुट इंक्रीज होगा तो जीडीपी आपका इंक्रीज होगा, राइट। जितना ज्यादा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होंगे उतनी ज्यादा हमें वैल्यू मिलेगी और जीडीपी में हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। सो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि अब हमारी कंट्री में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। अब प्रोडक्शन को करने के लिए हमें लोगों की भी तो जरूरत होगी, तो इट मीन्स कि जब जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। तो प्रोडक्शन को करने के लिए हमें एक्सेस एम्प्लॉइज की जरूरत है। ये एक अजम्पशन, ओके, मतलब कि ऐसा हम सोच सकते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। हमारी कंट्री ने क्या विटनेस की, हमारी कंट्री ने विटनेस किया जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ। जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो तो ग्रो कर रही है बिना किसी जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाए, बिना एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किए, ठीक है। जितने लोग काम कर रहे हैं उतने ही कर रहे हैं और आपकी कंट्री में हम लोग ग्रोथ देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये है जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। सो हमारी कंट्री में हम लोगों ने देखा था कि जो जीडीपी है वो तो राइज हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो उस रेट से राइज नहीं हो रहा है। बहुत ही हम बोलेंगे कि स्लाइट इंक्रीज हमें एम्प्लॉयमेंट लेवल्स में देखने को मिला। सब्सिक्वेंट कोई हम सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं देख सकते थे, ओके।
The reason is that the rise in GDP is caused by employing modern and improved technology that substituted labor for machines. अब GDP के rise होने का reason क्या था स्टूडेंट्स? GDP rise हो रहा था because of improved technology. ओके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये जो मशीन्स है उनका यूटिलाइजेशन करके ज्यादा प्रोडक्ट या सर्विस का प्रोडक्शन हो पा रहा था. अब जब मॉडर्न टेक्निक्स यूज कर रहे हो तो ऑब्वियस सी चीज है, क्या समझ में आया हमें कि यहाँ पर लेबर तो इंक्रीज नहीं हुआ, राइट? हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज नहीं करके कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, दैट इज मशीनरीज का ज्यादा यूज कर रहे हैं. तो मशीनरीज यूज करके जीडीपी हो गया इंक्रीज और अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज नहीं हुआ उतना, राइट? This failed to generate new employment opportunities in the industrial and tertiary sector. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल और टर्शरी सेक्टर में न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ी, और इनमें इंडस्ट्रियल और टर्शरी सेक्टर में अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं इंक्रीज हो रही है तो जो बर्डन है वो वापस किस पर इंक्रीज होने लगेगा? प्राइमरी सेक्टर पर. प्राइमरी सेक्टर जिसमें कि ऑलरेडी हमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, वहां पर हमें और ज्यादा लोग अब एम्प्लॉयड दिखेंगे, राइट? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है जरूरत से ज्यादा लोगों का एक किसी चीज पे जो है एम्प्लॉयड होना. एक फार्म पर 2 लोगों की जरूरत है, वहां 10 लोग काम कर रहे हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो जरूरत ये है हमें कि हम जो है इंडस्ट्रियल और जो टर्शरी सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएं, ताकि जो ओवरबर्डन प्राइमरी सेक्टर है वहां से हम जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है उसे इन सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट दे सके. लेकिन हुआ क्या कि हमें ये देखने को मिला कि देखो जीडीपी ग्रो कर रहा है, बट ये ग्रो कर रहा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजीज, ओके, बिकॉज ऑफ न्यू टेक्निक्स. ये लोगों की वजह से ग्रो नहीं कर रहा है, और जीडीपी के ग्रोथ के साथ में हमें एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ देखने को नहीं मिला. मतलब कि जितना स्पीड से जीडीपी ग्रो किया उतना स्पीड से एम्प्लॉयमेंट ग्रो नहीं किया. एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ही स्लो पेस पर चल रहा है, ओके. Thus, industrial and the tertiary sectors fail to absorb the excess labor from the agriculture sector. As a result, disguised unemployment in the agriculture sector continued along with low levels of productivity and mass poverty. ठीक है, तो वो जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर हुआ कि इंडस्ट्रियल और टर्शरी सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर पे जो एक्स्ट्रा लेबर थे उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली वहां पर जो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल ही रहा है, और जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें हम कंटिन्यूड लो प्रोडक्टिविटी देख रहे हैं. मतलब कि ये बिल्कुल एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एंगेज्ड है, एम्प्लॉयड है, वहां से आपको सबसे कम प्रोडक्टिविटी या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो अगर इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर में नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं हम एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज को, तो अब रिक्वायरमेंट है कि क्या किया जाए? एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया जाए. लेकिन प्रॉब्लम वही आती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप इसलिए नहीं हो पा रहा है. एक उसका रीजन ये भी है कि वहां पर हाईली डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है. ठीक है, बहुत सारे मतलब कि वो ओवरबर्डन हो गया. जितने लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर फीड नहीं कर सकता उससे ज्यादा लोग जो है वो उसमें इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है. तो ये इसलिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ रही है, और इसीलिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी डेवलप नहीं हो पा रहा. ओके, In addition to this, MNCs that played an important role in India's economic growth provided employment only to the educated and specialized workforce. ठीक है, तो हमारा जो जीडीपी ग्रो किया, ये जो ग्रोइंग जीडीपी है उसमें एक हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन किसका था? एमएनसीज का था. एमएनसीज जो है वो बिल्कुल मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, तो एमएनसीज जो है वो एकदम एजुकेटेड वर्कर्स को ही एम्प्लॉयमेंट दे रही थी. तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ. रीजन कि हमारी कंट्री में एजुकेटेड लोग कम है ना, अनएजुकेटेड ज्यादा थे.
राइट आज की डेट में हम एजुकेटेड भी काफी देखेंगे, लेकिन आज की डेट में आप लोगों को अनएजुकेटेड भी ज्यादा दिखेंगे। और हम बात कर रहे हैं पिछले 50 ईयर्स की पूरे, राइट। तो इतने ईयर्स में अगर बिल्कुल आप 50 साल पहले की बात करो तो आपको और ज्यादा अनएजुकेटेड लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा दिखेगी एज कंपेयर टू एजुकेटेड, राइट। तो इसलिए सिर्फ जो एजुकेटेड जो स्किल्ड वर्कर्स थे उन्हें वर्क मिल रहा था, दूसरों को नहीं मिल पा रहा था। ओके These MNCs aimed at achieving higher output levels by employing better technology rather than generating greater employment opportunities. Thus, employment generated in the country does not commensurate with the growth of GDP in India. ठीक है, तो ये जो MNCs वगैरह थी ये उनका जो टारगेट है वो कैसे अचीव कर रही थी, टेक्नोलॉजीज के थ्रू। वो बिल्कुल हम बोलेंगे कि कॉस्ट कटिंग मेथड चल रहा था, जितना चीप रेट्स में उनका पूरा जो है उनका पूरा जो एक प्रोडक्ट है वो अगर बन सके उतना वो बना रहे थे, ठीक है, जितना चीप रेट्स में हो सके। तो उन्हें लेबर से ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी कहाँ मिल रही थी, मशीनरीज के थ्रू। और अच्छा जो है मशीनरीज जो है उससे हमें एक क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिल रहा था, स्पीड में कम कॉस्ट में अच्छे बन रहे थे। तो जो MNCs वगैरह थी और MNCs को देखकर, MNCs से सीखकर हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वो भी न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर रही थी। तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम जनरेट हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें कम देखने को मिल रही थी। तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन दी कंट्री डज नॉट कमेंसरेट विद द ग्रोथ ऑफ GDP इन इंडिया। ठीक है, क्या बोला हमने कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है वो हमारे GDP के ग्रोथ के साथ साथ में नहीं चल रहा है। ओके, आई होप कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। काफी इजी क्वेश्चन था, तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट्स होंगे। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर रेदर देन इन द इनफॉर्मल सेक्टर, व्हाई? देखो अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्यों जनरेट करना चाहिए और इनफॉर्मल सेक्टर के कंपैरिजन में। सबसे पहली चीज, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर का डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर है जहां पर जो एम्प्लॉइज होते हैं उन्हें प्रॉपर रेगुलर सैलरीज प्रोवाइड की जाती है, प्रॉपर वर्किंग आवर्स होते हैं, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होती है। ओके, जो हॉलीडेज है वो भी मिल रहा है और उसी के साथ साथ में जो सारी दूसरी सोशल सिक्योरिटीज है वो भी प्रोवाइड की जा रही है। इट मींस कि अगर फॉर्मल सेक्टर में एक पर्सन वर्क कर रहा है तो उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, उसका हम जो है मिसयूज नहीं करेंगे। और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या हो रहा है? इनफॉर्मल सेक्टर में रेगुलर सैलरीज जरूरी नहीं है मिले, ज्यादा कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होता है। ओके, जो हम बोले ट्रेड यूनियंस का इसमें इनफॉर्मल सेक्टर में कोई रोल नहीं होता है, तो इसकी वजह से ट्रेड यूनियंस जो है वो काफी सही रोल प्ले करती है, वो बिल्कुल एम्प्लॉइज के बेनिफिट की बात करती है, तो वो फॉर्मल सेक्टर में तो होती है। इसलिए जो फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयर्स होते हैं वो जो है सही से काम करवाते हैं एम्प्लॉय से, एक्स्ट्रा वर्क या कुछ उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ट्रेड यूनियंस का कोई रोल नहीं होता है, उसके बाद में कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि आपको आपकी सैलरी मिल ही जाए, राइट। कभी भी हायर एंड फायर वाली सिचुएशन हो जाती है, कभी भी हायर कर लिया कभी भी फायर कर लिया कि नहीं अब आप निकलो, इसमें जो एम्प्लॉय है वो कुछ नहीं कर सकता। तो इट मींस जो एम्प्लॉय है उसका प्रॉपरली हम बोल सकते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, राइट। तो इसलिए जरूरी है कि फॉर्मल सेक्टर में जो है जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो इंक्रीज की जाए। और एट प्रेजेंट आपकी कंट्री में आप देखोगे कि इनफॉर्मल सेक्टर में लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एज कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर। ओके, इफ अगर फॉर्मल सेक्टर में नहीं कर पा रहे हैं हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट, अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे फॉर्मल सेक्टर्स में, तो फिर जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर्स के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, प्रॉपर लॉ बनाए, ताकि इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो।
ओके, तो अब इसका आंसर देख लेते हैं कि हमें कैसे उसे पूरा लिखना है. So formal sector refers to the organized sector of the economy. It includes government departments, public enterprises and private establishments that hire 10 or more workers. ठीक है, ये तो प्रॉपर हमने जो है फॉर्मल सेक्टर का डेफिनेशन बताया कि इसमें 10 या 10 से ज्यादा लोग हायर किए जाते हैं. ये प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स भी हो सकते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस भी हो सकते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हो सकते हैं. Workers of formal sectors enjoy social security benefit and also they remain protected by the labor laws. ठीक है, जो वर्कर्स हैं फॉर्मल सेक्टर के वो प्रोटेक्टेड रहते हैं और उन्हें जो है बट जो बिल्कुल ज़रूरी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वगैरह है, पेंशन दिए जा रहे हैं, ग्रेट्युटी फंड है, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब कुछ वो लोग एंजॉय करते हैं. ऑन दी अदर हैंड द इनफॉर्मल सेक्टर इज एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. People engaged in this sector do not enjoy any social security benefit and do not have any trade unions and consequently have low bargaining power. ठीक है, अब जो है यहाँ पर हमने इनफॉर्मल सेक्टर की जो चीजें अच्छी नहीं है वो बताई कि इनफॉर्मल सेक्टर में ये सब कुछ होता है. यहाँ पर जो एम्प्लॉइज है उन्हें प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं. यहाँ पर जो एम्प्लॉइज है उनके लिए ट्रेड यूनियंस नहीं है. ट्रेड यूनियंस अगर होती तो प्रॉपर बार्गेनिंग पावर होती, जो एम्प्लॉइज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता. बिकॉज जो फॉर्मल सेक्टर होती है, जो बिग बिग कंपनीज होती है, उन्हें ट्रेड यूनियंस को भी जो है अपने फेवर में रखने की जरूरत होती है. अदरवाइज एक कंपनी की जो इमेज है, उसकी जो गुडविल है वो डाउन जा सकती है और उसका इफेक्ट किस पर होगा, पूरे बिजनेस पर होगा. ठीक है, तो इसलिए ट्रेड यूनियंस भी जरूरी होती है, लेकिन वो हमें इनफॉर्मल सेक्टर में देखने को नहीं मिलती. This makes them more vulnerable to the uncertainties of the market. Creating more jobs in the formal sector will not only absorb workforce from the informal sector but also helps in reducing poverty and income inequalities. ठीक है, अब जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें आप जॉब्स क्रिएट करोगे तो उससे क्या होगा, उससे जो लोग हैं उनका तो मतलब हम बोलेंगे कि जो वर्कफोर्स है वो तो आपने एब्जॉर्ब कर ही ली इनफॉर्मल सेक्टर से, लेकिन उसी के साथ साथ में पावर्टी रिड्यूस करने में हेल्प हुआ है और इनकम इनइक्वालिटीज रिड्यूस होने में हेल्प किया वो. अब ये कैसे हुआ, तो देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, जो फॉर्मल सेक्टर होते हैं वहां पर प्रॉपर वेजेस दिए जाते हैं. ठीक है, लेबर लॉज होते हैं, सब कुछ होता है, तो यहाँ पर जो सैलरी होती है वो ज्यादा होती है एक पर्सन की एज कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर. ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में आपको ज्यादा सैलरी या ज्यादा पेड वर्कर्स मिलते हैं, ओके, एज कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर. तो जब ज्यादा इनकम मिलेगी तो इनकम इनइक्वालिटी कम हुई. एक पर्सन जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क कर रहा है उसको बहुत ही नॉमिनल सैलरी मिल रही है तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली, ऐसा वाला वर्क है, राइट. तो उसकी जो है इनकम है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगी. लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पर अच्छी इनकम मिलती रहे तो एक पर्सन जो पुअर कंडीशन में, वो कंडीशन उसकी ठीक हो जाएगी और जब वो उतना पुअर नहीं बचेगा, अगर वो पुअर स्टेट से ऊपर उठेगा तो जो इनकम इनइक्वालिटी है वो भी रिड्यूस होगी, राइट. सो आई होप कि ये कैसे पावर्टी रिड्यूस और इनइक्वालिटीज रिड्यूस होगी ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. Thus, in order to safeguard the interest of the informal sector and to utilize this portion of workforce for achieving economic growth, it is very important to generate more employment opportunities in the formal sector rather than in the informal sector. ठीक है, तो जो हमारे वर्कफोर्स हैं, जो पीपल हैं, जो लेबर है, उनकी बेनिफिट्स को देखना, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए जरूरी है और प्रॉपर एक सही वे में इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए जरूरी है कि हम फॉर्मल सेक्टर में हमें ज्यादा प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन मिले एज कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर. ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि अब हम ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करें किस सेक्टर में,
फॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। और जो इनफॉर्मल सेक्टर में एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है उसे क्या बाहर लेकर आओ। एक्स्ट्रा तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर भी जो इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क कर रहा है उसे भी हमें हेल्प करना है कि वो भी फॉर्मल सेक्टर में आके वर्क करे। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स इंक्रीज करना या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना क्यों जरूरी है। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Victor is able to get work only for 2 hours in a day. Rest of the day he is looking for work. Is he unemployed? Why? What kind of jobs could person like Victor is doing? ठीक है, अब Victor एक person है, ठीक है। अब ये एक नेम है, इससे ये कंफ्यूज मत होना कि ये क्या टर्म आ गया। ये एक पर्सन है जिसकी हमें ये इंफॉर्मेशन दी है कि वो सिर्फ 2 जो है घंटे वर्क करता है एक दिन में। रेस्ट ऑफ द डे जो होता है वो वर्क ढूंढता रहता है कि उसे वर्क मिल जाए। तो अब हम इसे अनएम्प्लॉयड बोलेंगे क्या, और ये जो पर्टिकुलर वर्क कर रहा होगा ये किस काइंड का वर्क होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे क्या बोलने वाले हैं। Yes, Victor is an unemployed worker. He works for 2 hours a day, but major portion of the day he is looking for work and is unemployed. ठीक है, उस पर्सन को हमने क्या बोला कि ये जो है ये अनएम्प्लॉयड पर्सन है, क्योंकि ये पूरे दिन के सिर्फ कुछ टाइम पीरियड में वर्क कर रहा है और दूसरे टाइम पर ये वर्क ढूंढ रहा है। ओके, ढूंढ रहा है मतलब क्या, he is willing to work, he is seeking for work, right? और वो एबल भी है वर्क करने को, लेकिन उसे वर्क नहीं मिल रहा, तो वो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड पर्सन हो गया, ठीक है। This implies that he is an underemployed worker. हम इसे बिल्कुल unemployed भी नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोल रहे हैं हम, underemployment and underemployed worker बोल रहे हैं, ठीक है। The situation of underemployment refers to a situation in which a person gets work for lesser time than the time he actually can and wants to work, ठीक है। तो इसे हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट बोला, इसे हम टोटली अनएम्प्लॉयड भी नहीं बोल रहे, लेकिन ये इसे एम्प्लॉयड भी नहीं बोल रहे। रीजन कि वो सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल प्रपोर्शन या सिर्फ एक हम बोलेंगे छोटा सा प्रपोर्शन ऑफ जो डे है उसमें वर्क कर रहा है, और रेस्ट ऑफ द टाइम वो वर्क ढूंढ रहा है, वो चाहता है कि वो वर्क करे दूसरे टाइम में भी, ठीक है। According to the National Sample Survey statistics, a person who is employed for less than 28 hours in a week is called underemployed, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर आप लोगों को याद रखना है कि underemployed हम किसे बोलते हैं। तो अगर हम नेशनल सैंपल सर्वे स्टैटिस्टिक्स की बात माने या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की सुने, तो एक पर्सन अगर एक वीक में 28 आवर्स से कम वर्क कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे कि वो अंडर एम्प्लॉयड है। अब अगर ये सिर्फ 2 आवर्स वर्क कर रहा है तो 1 वीक 7 डेज 7 into 2 14 आवर्स, ये सिर्फ 14 आवर्स वर्क कर रहा है पूरे वीक में, तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक अंडर एम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है। विक्टर could do jobs that are part time in nature like dropping newspapers, working in a restaurant, delivering couriers, bank tellers, etc. ठीक है, तो ये कुछ वर्क कर सकता है विक्टर, जो कर रहा है वो 2 घंटे में या उसके अलावा 2 घंटे के अलावा जो है वो ये कुछ वर्क कर सकता है, ये कुछ पार्ट टाइम वर्क कर सकता है, जिसकी वजह से उसके जो वर्किंग आवर्स है वो इंक्रीज हो सके और उसका जो इनकम जनरेशन है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि विक्टर क्या है। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। You are residing in a village. If you are asked to advise the village panchayat, what kinds of activities would you suggest for the improvement of your village, which would also generate employment? इस काइंड का एक क्वेश्चन हम लोगों ने अपने इस बुक में किया है पहले भी, इस चैप्टर का तो नहीं बोलूंगी लेकिन पहले किया है। अगर आप लोग काफी कंसंट्रेशन से अगर पढ़ रहोगे ना तो आप लोगों को भी ध्यान होगा कि हाँ ये पढ़ा है हमने। तो बस वही करना है कि आपको करना क्या है, आपको रूरल एरियाज में, विलेजेस में कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है उसके लिए सजेशंस देने हैं, ठीक है। तो अब जो आपको लग रहा है वो सजेशंस देने। अब देखो ये मत बोलने की मैडम हमारा जो मन किया ना हमने तो वो लिख दिया, दिस इज नॉट राइट। जो आपका मन किया है वो तो आप लिखो, आपके सजेशंस आपके होंगे, लेकिन वो सजेशंस जो हैं वो थोड़े हम बोलेंगे कि
लॉजिकल होने चाहिए, ठीक है, जो कि एक्चुअल में अप्लाई कर सके और जिससे कि एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। तो ऐसे सजेशंस देने। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये तो आप लोगों के लिए पूछा गया है, आप लोगों को सजेस्ट करना है, तो आप लोग इसका आंसर कर ही दोगे, राइट। मुझे बताने की जरूरत थोड़ी ना है कि बताना पड़ेगा। चलो ठीक है, थोड़ा आइडिया मैं देती हूँ, थोड़ा आप लोग लगाइए, और आई होप कि मैं जब तक इसका आंसर बताऊंगी ना, मतलब इसका आंसर तो अब मैं जस्ट बता ही रही हूँ, आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद दिमाग लगाना है कि क्या सजेस्ट आप कर सकते हो, और फिर उसके बाद में जो मैं आंसर दे रही हूँ वो आप यूज करो और दोनों चीजें मिक्स कीजिए और एक बढ़िया सा आंसर बना दीजिए, ठीक है। तो द फॉलोइंग आर दी सजेशंस दैट कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन विलेज। इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंक्रीज करो, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, सेम काइंड ऑफ वर्ड्स आ गए वो, ओके। कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। रूरल एरियाज में आपको अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में ज्यादा पॉपुलेशन दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी, एंड रूरल एरियाज में जो वर्क अपॉर्चुनिटीज है वो वैसे भी कम है। तो इसके लिए जरूरी है कि पॉपुलेशन को इतना एक्सेस में बढ़ाने की जरूरत नहीं है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए मेजर्स बताओ, लोगों को एजुकेट करो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, ताकि जब बहुत ज्यादा अगर लोग नहीं होंगे, बहुत ज्यादा अगर हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट सीकर नहीं होंगे, तो कम अपॉर्चुनिटीज में जितने लोग हैं वो लोग एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्रिएटिंग नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट, जो आपका रूरल एरिया है वो सबसे ज्यादा किस पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर में आपको लो प्रोडक्टिविटी मिलती है, वही हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो, प्रोडक्शन इंक्रीज करो। एग्रीकल्चर सेक्टर में लो प्रोडक्शन मिल रहा है, लो प्रोडक्टिविटी मिल रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, एक्सेस लोग वर्क कर रहे हैं। तो अब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमें पता है कि वहां से हमें इतना ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा और ना ही उस पर डिपेंडेंट लोगों की इनकम इंक्रीज हो पा रही है। तो अब क्या किया जाए कि जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज किया जाए, ओके। सो नॉन फार्म, नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट करो, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में सब लोग ना जाकर किसी और चीज में वर्क करें, तो उसकी वजह से वो लोग इनकम जनरेट कर सके, ओके। क्रिएट इजी क्रेडिट एंड फाइनेंस, इजी क्रेडिट एंड फाइनेंस, दो लोगों को फंड्स की जरूरत है, तो वो बिग लैंड ओनर्स या जो लेंडर्स है उनके पास ना जाकर किसी प्रॉपर अथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन से अगर क्रेडिट लेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। बिकॉज जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतना, जो बैंक्स वगैरह हैं वो इतने हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करेंगे जितना लेंडर्स और जो बिग लैंड ओनर्स वगैरह होंगे, ठीक है। तो जो जब ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो वो जो ट्रैप है उसी में फंसता जाता है एक पर्सन, वो डेब्ट ट्रैप में। अगर वही चीज अगर कोई जो बैंक्स वगैरह है वो अगर क्रेडिट प्रोवाइड करेंगी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। वो जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कम चीप रेट्स पर देंगे और इजी क्रेडिट और फाइनेंस प्रोवाइड करो, ताकि स्मॉल इंटरप्राइजेस जो है वो सेटअप हो सके, जो नॉन फार्म एरियाज हैं वो स्टैब्लिश हो सके, जिसके थ्रू जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो और साथ ही साथ लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इंक्रीज हो, ओके। एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, ये इस चीज में हम लोगों ने देखा है कि लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है रूरल एरियाज में। तो ये प्रोवाइड किया जाए ताकि जब एक पर्सन एजुकेटेड होगा, एक पर्सन हेल्दी होगा, इट मीन्स कि वो एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल है, और गुड ह्यूमन कैपिटल जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या कर पाते हैं, वो अपना जो सर्वाइवल है उसके लिए अच्छे से वर्क कर पाते हैं, बिकॉज वो एजुकेटेड है, उन्हें पता है, उन्हें नॉलेज है, उनमें थोड़ी बहुत स्किल्स बिल्ड हो गई होगी, तो वो कुछ न्यू काइंड ऑफ वर्क कर सकते हैं। हेल्दी हैं तो वो ज्यादा अच्छे से वर्क कर सकते हैं एज कंपेयर टू एन अनहेल्दी पर्सन। इसलिए एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव करो, उन पर इन्वेस्टमेंट करो, ताकि लोगों के पास में नॉलेज आए, ठीक है। सो ये कुछ हम सजेस्ट कर सकते हैं, ये कुछ हमारे पास में आइडियाज हैं जिनकी हेल्प से क्या हो सकता है,
जो आपके विलेज हैं उनका डेवलपमेंट हो सकता है, जो आपके विलेजेस हैं, रूरल एरियाज हैं, उनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, अब आई होप कि शायद आप लोगों ने इनके अलावा भी कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, तो उन्हें भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, और सबको मिक्स करके क्या करना है, एक बहुत ही अच्छा सा आंसर आप लोगों को एग्जाम में लिख कर आना है इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अ कैजुअल वेज लेबरर। कैजुअल वेज लेबरर कौन होता है ये बताइए। तो देखो कौन कौन से लेबर्स कौन कौन से होते हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट में, या फिर मैं बोलूं वर्कर्स कौन कौन होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं, कैजुअल वर्कर्स होते हैं, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया जो खुद काम कर रहे हैं, रेगुलर सैलरीड हो गया जिन्हें रेगुलर बेसिस पर जो है सैलरी मिल रही है, जिनकी जो जॉब है वो सिक्योर्ड है, जिन्हें और भी जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है वो मिल रहे हैं। और जो कैजुअल वेज वर्कर्स है वो कौन होते हैं। कैजुअल वेज वर्कर्स वो वर्कर्स हैं या वो लेबरर्स हैं जो कि कैजुअली वर्क कर रहे हैं। कैजुअली मतलब क्या हो गया, कैजुअली अगर थोड़ा सा मैं उसको अपनी लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो एकदम रिलैक्स्ड, एकदम ईजी वाला जो हो गया, राइट। सो जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो ऐसे वर्कर्स हैं जहाँ की जो कि वर्क कर रहे हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये भी बोलेंगे हम कि वहाँ पर इतनी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि मिल रही हो। कभी भी हायर और फायर वाली सिचुएशन, आज हायर कर लिया कल हमने फायर कर दिया, मतलब कि कल निकाल दिया, तो ये सारी चीजें हैं। ओके, प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही है, ये होते हैं हमारे कैजुअल वेज लेबरर्स। ठीक है, सो कैजुअल वर्कर्स रेफर टू दोज वर्कर्स हु डू नॉट वर्क थ्रू आउट द ईयर, दे ओनली वर्क फॉर फ्यू मंथ्स। ठीक है, ये थ्रू आउट द ईयर वर्क नहीं करते, इनके पास में परमानेंट वर्क नहीं होता है, ये कुछ महीनों के लिए वर्क करते हैं, कुछ मंथ्स के लिए, ये कुछ प्रोजेक्ट्स पर वर्क करते हैं, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, ये वापस क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है रोड का, तो वो रोड के कंस्ट्रक्शन उस प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, वो वर्क खत्म हुआ, ये लोग वापस अपने अपने घर, राइट, मतलब कि अब इनके पास में वर्क खत्म हो गया, फिर ऐसे ये दूसरा वर्क ढूंढेंगे। कैजुअल वर्कर्स आर नॉट हायर्ड बाय एम्प्लॉयर्स ऑन रेगुलर बेसिस. They do not enjoy social security benefits like provident fund, gratuity, etc. They are generally unskilled workers. ठीक है, so unskilled workers होते हैं, ये सारी चीजें जो आप लोगों को बोल चुकी हूँ, unskilled workers होते हैं, regular workers हम इन्हें नहीं बोलेंगे, permanent workers ये नहीं है, और ना ही इन्हें बिल्कुल permanently full year के लिए ये लोग employed हो। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं होता है। So for example, workers working at the construction site, ये जो casual workers होते हैं ये usually कुछ projects वगैरह में वर्क करते हैं कि अच्छा ये जो प्रोजेक्ट इसमें वर्क कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, ये फिर से जो है अनएम्प्लॉयड बन गए। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को जो कैजुअल वर्कर्स है वो क्लियर होगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू नो वेदर अ वर्कर इज वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर। आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि एक वर्कर जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क कर रहा है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट कर लो कि उस पर्टिकुलर जहां पर भी एक वर्कर वर्क कर रहा है उस पर्टिकुलर जगह पर कितने लोग हायर किए गए। अगर वो 10 से कम है तो वो हो गया इनफॉर्मल सेक्टर। उसके बाद में अगर उसे कोई भी काइंड ऑफ हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है, या फिर ओवर टाइम कर रहा है बिना ओवर पेमेंट के, या उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसे कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही, तो वो एक इनफॉर्मल सेक्टर का वर्कर हो जाएगा। ओके, तो अब कैसे फाइंड आउट कर रहे हो ये चीजें हम बता देते हैं। सो द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प टू रिकॉग्नाइज अ वर्कर वर्किंग इन अ इनफॉर्मल सेक्टर। A worker working in an enterprise other than the public sector establishments and private sector establishments hiring 10 or less than 10 workers. ठीक है, एक वर्कर जो कि एक एंटरप्राइज में वर्क कर रहा है जिसमें 10 या 10 से कम, 10 भी नहीं आएगा बिकॉज ये जो 10 है ये तो हमारा उसमें आ जाता है, ये दिस वुड बी लेस देन 10 वर्कर्स। ठीक है, तो अगर लेस देन 10 वर्कर्स हैं तो वो इनफॉर्मल सेक्टर हुआ। सेकेंड चीज, this sector includes millions of farmers, agricultural laborers, owners of small enterprises and self-employed. These section of people are not hired workers. ठीक है, ये जो मतलब ये हायर्ड वर्कर्स में देखा हमने कि अगर हम हायर्ड वर्कर्स की बात कर रहे हैं तो 10 से कम लोगों में देखना है हमें। अगर हम बिना हायर्ड वर्कर्स की बात कर रहे हैं तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है स्टूडेंट,
वो भी एक इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। मतलब कि जो शॉपकीपर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, ये सब क्या है, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस के ओनर्स हैं, ये सब लोग जो है ये हैं हमारे कैजुअल वर्कर्स, ठीक है, सॉरी इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करने वाले वर्कर्स, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें मिक्स करने लग गई मैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये जो है जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं वो हम ये बोलते हैं कि ये लोग इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, ठीक। A worker working in informal sector does not enjoy social security benefits such as provident fund, gratuity, pension, etc. यही चीज जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कि ये सारी चीजें उसके पास में नहीं होगी. The economic interest of workers working in informal sector is not protected by any labor laws other than Minimum Wages Act. Therefore, workers in the informal sector are highly exposed to the uncertainties of market and have low bargaining power. ठीक है, तो जो इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क कर रहे हैं उनके लिए कोई लेबर लॉज नहीं है, सिर्फ ये है एक मिनिमम वेजेस एक्ट जो कि ये बताता है कि एटलीस्ट इतना तो एक पर्सन को पे होना चाहिए, उसके अलावा कोई लॉज वगैरह नहीं है. तो वो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, एक इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करने वाला पर्सन है. ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये जो क्वेश्चन था. और सिर्फ यही नहीं है, हमारे जो सारे क्वेश्चंस थे वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. विद दिस स्टूडेंट्स हमारा जो पूरा पार्ट 3 है वो कंप्लीट हो गया. अब बिफोर कंक्लूडिंग एक चीज और सीख लीजिए कि आप लोगों को YouTube पर जो वीडियोस है वो फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है, प्लेलिस्ट मिलती नहीं है, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है उससे फाइंड आउट कर सकते हो. करना कैसे है, गूगल पर आप लोगों को टाइप करना है, मतलब कि सर्च करना है magnetbrains.com. ठीक है, इसे आपको सर्च करना है तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी. इसे आप स्क्रॉल कीजिएगा स्टूडेंट, स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने कुछ ये ओपन होगा. इसमें आप लोग देख सकते हो क्लास 12th से लेकर क्लास 1st तक का सारे ऑप्शन है हमारे पास में. जिस भी क्लास के आपको वीडियोस देखने उस पर क्लिक कर दो, सारी जो प्लेलिस्ट है वो आपको दिखेंगी. जैसे कि फॉर क्लास 12th में आप लोगों को सारी प्लेलिस्ट जो है वो विजिबल है. इसमें क्लास 12th इकोनॉमिक्स इजीली विजिबल है. इसके अगर वीडियोस देखना है हमें तो क्या करना है, ये जो वॉच नाउ वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए. इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा. अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये एक पर्टिकुलर सेक्शन दिख रहा है, वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस. इसमें आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के सारे चैप्टर के सारे वीडियोस मिलेंगे. ठीक है, पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स है फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. नाउ इसे स्क्रॉल करोगे तो समझ में आ जाएगा. नाउ फॉर एग्जांपल आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का ओवरव्यू पढ़ना है तो बस इस पर क्लिक करना है. ये जो सारे टॉपिक्स है वो ओपन हो गए. ओवरव्यू पर क्लिक करना तो आपका जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा. अब अगर आपको इसका नेक्स्ट वीडियो देखना है तो ये नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन है. इफ आपको और कोई सा वीडियो देखना है यहाँ से कैंसिल कर दीजिएगा. आपका जो वेबसाइट का होम पेज है वो वापस ओपन हो जाएगा और वापस सेम प्रोसीजर. इस वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट्स के किसी भी वीडियो को देख सकते हो. ओके, आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी. और जो हमारा पूरा ये जो चैप्टर था एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशूज, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा. विद दिस स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपना ये पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया. अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं. थैंक यू.